सबसे पहले तो लास्ट हमने कंप्लीट किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस, सो n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस n+1/2 लैम्डा, एंड फेज डिफरेंस for constructive, so lambda is equal to 2 pi or n+1/2 into 2 pi. ओके, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस से हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट किया था। अब एक चीज और है कि पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला हमने निकाल दी xd अपॉन कैपिटल D एंड दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, सो कंस्ट्रक्टिव, लेकिन xd अपॉन कैपिटल D is equal to n+1/2 lambda, so destructive. यहाँ x फ्रिंज सेंटर, स्क्रीन से सेंटर, फ्रिंज कहाँ मिलती है वो है, d मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ओके, एंड स्मॉल d विड्थ ऑफ स्लिट, s1 s2 दो सोर्स के बीच की डिस्टेंस। टेक्स्ट में डायग्राम से बताया उन लोगों ने कि जब सोर्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज जो है, मतलब इंटरफेस जो फ्रिंजेस है वो बीच में स्ट्रेट दिखते हैं, बाद में ऐसे ऐसे हो जाती है। ओके, वहां उसने लिख के दिया होगा d is equal to 0.005 इन मिलीमीटर, नहीं मीटर होना चाहिए, तब जाके अप्रॉक्सीमेट 5 मिलीमीटर ऐसा लिखा है ये मीटर में, ये मीटर में इसका मतलब 5 मिलीमीटर हुआ। लेकिन सपोज विड्थ ऑफ स्लिट 0.025, ओके, 0.025 इस तरह से लेंगे ये 0.005 का 0.025 मिलीमीटर में, तब जाके आपको जो फ्रिंजेस दिखती है वो सभी स्ट्रेट। टेक्स्ट में ऐसा डायग्राम बना के दिया है, ये ओरिजिनल इंटरफेरेंस फ्रिंजेस है। क्यों? देखिए सपोज ये ब्राइट, ये भी ब्राइट, इसका मतलब दो ब्राइट दो डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस आप चेक करो इक्वली दिखेगी, इंटेंसिटी भी इक्वल होती है, ब्राइटनेस भी इक्वल होती है। सेट एक्स में लिख के दिया है, डी की वैल्यू क्या ली, दोनों के लिए कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिया, 5 सेंटीमीटर, और बाद में लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम, उससे मतलब पूरा उन लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये हमने किस तरह की फ्रिंजेस मिलेगी वो मैंने एक्सप्लेन करके दिया। अब यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस के लिए सबसे अच्छी एक्सपेरिमेंट जो है यंग डबल स्लिट, हमने जो भी एक्सप्रेशन दिया है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही दिया। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब S1 S2 दो सोर्स है, दो स्लिट भी बताओ या सोर्स बताओ, ओके। जो सबसे पहले यंग ने एक्सपेरिमेंट करके दिया था, तो यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या बताया कि सपोज यहाँ एक आप ऐसी बॉन्ड रखेंगे, बीच में एक फ्रिंज एस करके रखेंगे, ओके, उसके बाद एक और बॉन्ड रखेंगे, ये S1 और ये S2, ये ओरिजिनल सोर्स S, ये क्या होगा S1 S2, और तब जाके आपको स्क्रीन के ऊपर इस टाइप की ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस दिखाई देगी, इस टाइप की फ्रिंजेस आपको, ओके, सो मतलब स्लिट सॉरी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। उन लोगों ने इसके लिए ग्राफ बनाया और ग्राफ लिखा इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस, इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस। अब उसे चेक करो, ग्राफ इस तरह से बनाया गया है, सिमिलर ग्राफ इधर भी है, ओके। ये ड्रॉ करने का मतलब ऐसा हुआ कि ये 0, ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ भी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ओके। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की टर्म क्या है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, मतलब सभी ब्राइट फ्रिंज मिलना उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताया जाता है। तो सबसे पहले एक सेंटर में होगा,
एक कहाँ रहेगी, ये हमने बनाया इससे सभी एक और बना देते, चलो चलो ये सेंटर हो गया, तो ये दोनों साइड 1, दोनों साइड 2, दोनों साइड 3। ओके, तो सेंटर के लेमडा इक्वल टू 0, 1 लेमडा, इधर भी 1 लेमडा, मतलब ये 1 लेमडा, ये 2 लेमडा, जो हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है। और चेक करो कि सबकी इंटेंसिटी इक्वल है, मतलब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के अंदर विड्स, सबकी विड्स, मतलब ये जो विड्स होती है वो, और सबकी इंटेंसिटी वो ऑलवेज क्या रहेगी, इक्वल, अकॉर्डिंग टू यंग्स एक्सपेरिमेंट, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम रहती है। ओके, सिमिलरली 0.5, 1.5, 2.5 लैम्डा जो होगा वो कौन सी टर्म्स होगी, n प्लस 1/2 लैम्डा, वो डार्क फ्रिंज होगी। डार्क फ्रिंज का मतलब वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बुक में किस पेज पे लिख के दिया है, वो एक बार कंप्लीट पढ़ लो, और जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो बाद में हम डिफ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आपको एक्सटेंशन दी होगी पेज नंबर 365 और 366 तक। ओके, एक बार कंप्लीट करो, टेक्स्ट में से एक बार पढ़ लो, यंग्स एक्सपेरिमेंट की जो उन लोगों ने अरेंजमेंट दी वो भी एक बार देख लो। 365, 366 पेज नंबर।
कंप्लीट हुआ बाकी? सर कंप्लीट। सिर्फ यंग एक्सपेरिमेंट वाली अरेंजमेंट प्रॉपर्ली पढ़नी थी, इसलिए क्योंकि यंग एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। सेकेंड चीज, उन लोगों ने बताया कि यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले एक सोर्स है, बाद में डबल सोर्स रखा, मतलब 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस वक्त 2 स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया जाए। 2 स्लिट इसलिए कि यहाँ से जो वेव फ्रंट निकलेगा वो वेव फ्रंट इसके ऊपर इंटरसेक्ट होगा और उसी एक वेव फ्रंट से और 2 वेव फ्रंट क्रिएट होंगे। तो वेव फ्रंट से मतलब ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसका मतलब क्या कि दोनों करंट सोर्सेस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल है इसके फेस डिफरेंस इक्वल है। मतलब यहाँ से जो भी वेव फ्रंट बाहर निकलेंगे, यहाँ से निकला वो सिंगल था, इधर से आएंगे तो 2 होंगे, लेकिन उसी सिंगल से ये 2 बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फेस डिफरेंस इक्वल होगी और इसलिए आपको स्टेडी स्टेडी स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देगी। ओके, एक चीज और है, ये यंग एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन ओरिजिनली यंग ने जब एक्सप्लेन किया था ना तो कोई सोर्स यूज नहीं किया था। सोर्स मतलब यहाँ ये लोग बता के यहाँ लैंप रखेंगे और लैंप जो है उसकी लाइट स्लिट से बाहर होगी, वो S1 S2 दो स्लिट पे आएगी और S1 S2 स्लिट पे आने के बाद ये फ्रिंजेस दिखाई देगी। क्लियर? लेकिन मेन चीज क्या है कि उसने यहाँ कोई सोर्स यूज नहीं किया, उसने सनलाइट यूज की, उसने सनलाइट से एक्सपेंड किया था। सेकेंड चीज और कि जो 2 स्लिट बताई गई जैसे वर्टिकल गैप करके, नहीं, उन्होंने पिनहोल कैमरा यूज किया था, मतलब छोटा सा हॉल करके 2 नजदीक में छोटे छोटे हॉल करने के बाद ये एक्सपेंड किया था। एक सबसे एक हॉल यहाँ किया, नजदीक और एक बॉर्ड रखा जहां 2 और होल कर दिए गए, पिन होल कैमरा करके इसको बताया जाता है। अब समझो कि इसमें ये तो वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल लाइन की जगह सोर्स सर्कुलर होता तो फ्रिंजेस कैसे दिखती? सपोज वर्टिकल लाइन है, यहाँ वर्टिकल दिखता है। ओके, सपोज यहाँ उन लोगों ने वर्टिकल लाइन नजदीक में 2 हॉल कर दिए गए, तो यहाँ फ्रिंजेस कैसे दिखेगी? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सर्कुलर ही दिखेगा ना। सर्कुलर दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, इसका मतलब क्या होगा, एक सर्कल, उसके बाद डार्क होगा सेकेंड थर्ड, मतलब बीच में गैप भी उतनी होगी जितना डायमीटर सर्कल का है, मतलब ब्राइट डॉट दिखेंगे, ब्राइट डॉट। क्लियर? तो ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट यंग का था, लेकिन उसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया गया है हर बुक के अंदर। ओरिजिनल जो आप मतलब रेफरेंस बुक होती है हेलेन ड्रेसनिक और सब, इसमें ये पूरा बताया गया है कि जब यंग ने था तब उसने सोर्स यूज नहीं किया, उसने की जगह उसने 2 हॉल करके पिन होल कैमरा का यूज किया था, पिन होल कैमरा की तरह यूज करके ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करके दिया था। लेकिन प्रैक्टिकली अब देखो कि बहुत, मेरे ख्याल से 10 साल से ज्यादा टाइम हो, 10 साल तो हो गए, 10 साल से सिलेबस के अंदर एक भी प्रैक्टिकल मैग्नेटिज्म का नहीं है और ऑप्टिक्स के लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं है। अभी भी आपको ऑप्टिक्स के जब प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर वही लेंस मिरर पढ़ाया जाएगा और वो क्या बोलते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो 11th में सपोज किया हो, तो रेडियस ऑफ होल करके वो फाइंड किया था, कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। ओके, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है कि अभी 11th में एग्जाम हमने दी नहीं, प्रैक्टिकल भी नहीं दिया था, प्रैक्टिकल ये भूल हाँ गए? सर। दिया था। ओके, तो बस ये सिमिलरली वर्कआउट मतलब प्रैक्टिकल का होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिकल भी करवाना है, राइट अप करवाना है, जनरल सर्टिफाइड करनी है, बाद में एग्जाम भी लेनी है। और आज ऐसा बता रहे कि 21 की जगह 10 to 15 मई के बीच में एग्जाम स्टार्ट हो सकती है। 10 to 15 मई सब बता रहे, अभी क्लियर टाइम टेबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है 1 वीक या 10 डेज जल्दी भी हो सकता है, 10 to 15 डेज डिपेंड। ओके, तो यहां तक की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सभी इंटरफेरेंस की थी। अब डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। अब देखो इस चैप्टर के अंदर मैंने पहले हाइगन्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया, उसके बाद इंटरफेरेंस, अब होगा डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन पूरा कैंसल है। और पोलराइजेशन में इस बार नहीं पढ़ूंगा, पहले हम इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे और बाद में डायरेक्टली मेरा 14 चैप्टर पे चले जाएंगे, लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इंटरफेरेंस अरे सॉरी पोलराइजेशन जो है बोर्ड नहीं पूछने वाली। क्लियर?
लेकिन जितना हो सके इतना टॉपिक एक बार कंप्लीट कर लेंगे। अभी पोलराइजेशन के बाद डायरेक्ट पहले 14 कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे और बाद में ये पोलराइजेशन फिर से एक बार कंप्लीट कर लेंगे, उसकी न्यूमेरिकल जो भी है। चलो आगे, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में सबसे पहले बताया कि एकदम शार्प जो कॉर्नर्स होती है या नाइफ जैसी कोई ब्लेड जैसा कुछ रहता है, तो लाइट वेव्स तो शार्प जो मतलब कॉर्नर है वहां से थोड़ी टर्न होगी, ऐसे लाइट पास हो रही है, शार्प ब्लेड जैसा आएगा तो थोड़ा वो डाइवर्ट होगा। ओके, जो डाइवर्ट होता है उसको ही उन लोगों ने क्या बताया, डिफ्रैक्शन। टेक्स्ट में लिखा होगा डिफ्रैक्शन के लिए। ये डेफिनेशन चेक करो कहाँ लिखे दी। इसकी दो डेफिनेशन है। सबसे पहले तो क्या होता है कि इस टाइप की जो शार्प कॉर्नर होती है वहां से वो टर्न होना, उसको डिफ्रैक्शन बताया जाता है। और एक्चुअल डेफिनेशन में ऐसा भी बताया जाता है कि डिफ्रैक्शन इज द इफेक्ट ऑफ द लिमिटेड पार्ट ऑफ वेव फ्रंट। लिमिटेड पार्ट ऑफ वेव फ्रंट, डिफ्रैक्शन जो मिलता है ना वो पूरे वेव फ्रंट से, लिमिटेड पार्ट ऑफ वेव फ्रंट से मिलता है। ओके, इंटरफेरेंस से ही डिफ्रैक्शन मिलेगा। फिर से बता रहा हूँ, इंटरफेरेंस से क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन मिलेगा। डिफ्रैक्शन में भी इंटरफेरेंस की तरह पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न थी, सिमिलर डिफ्रैक्शन की भी पैटर्न आएगी। वहां भी क्या होगा कि ब्राइट डार्क ऐसे फ्रिंजेस दिखाई, ब्राइट मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है उसको ब्राइट फ्रिंज बताते, और जहाँ इंटेंसिटी जीरो उसको डार्क फ्रिंज बताते। वो लोग डिफ्रैक्शन के अंदर जहाँ इंटेंसिटी ज्यादा उसको मैक्सिमम बताते, और जहाँ इंटेंसिटी जीरो होती है उसको मिनिमम लिखते हैं। समझ में आया वर्ड डिफरेंट, डिफरेंट वर्ड क्यों लिखा, तो दोनों चीज सेपरेटली पता चलनी चाहिए। इंटरफेरेंस है तो आपको क्या बताया जाएगा, ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। ओके, लेकिन जब डिफ्रैक्शन होगा तो डिफ्रैक्शन में बताएंगे कि सेकंड मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड यूज किया जाता है, और सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, मिनिमम मतलब इंटेंसिटी जीरो, उस टाइप की वर्डिंग यूज होगी। क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल जैसे है, एक्सप्रेशन भी इक्वल है। ओके, इसलिए दोनों के बीच की डिफरेंस प्रॉपर्ली पता चलनी चाहिए। एक चीज और है, इंटरफेरेंस जैसे सभी वेव के लिए पॉसिबल है, सिमिलरली ये भी डिफ्रैक्शन भी सभी वेव में पॉसिबल है। मतलब साउंड वेव के लिए भी पॉसिबल है और लाइट वेव में भी पॉसिबल है। एक सिंपल एग्जांपल जिससे आपको पता चल जाएगा, पहले एग्जांपल वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बाद में आगे थियरी जो है पढ़ेंगे, सिंगल स्लिट वाली जो थियरी है उसमें द सिंगल स्लिट, वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज और कि ये डिफ्रैक्शन है क्या। एज पर एग्जाम्पल आप सीडी जो है ना, किसी भी सीडी को आप चेक करो, कलरेशन वाली शेड दिखेगी अंदर, वो कलरेशन वाली शेड दिखती है सीडी के ऊपर, वो डिफ्रैक्शन से होता है। वो जो फिनोमिना है वो डिफ्रैक्शन से, क्योंकि बाकी सब तो आपने वरना सपोज आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया होता तो मैं बता सकता था कि कॉन्वेक्स या कॉन्केव से कभी भी आप पिन की इमेज चेक करेंगे ना तो पिन स्टेनलेस स्टील की होती है लेकिन कॉर्नर कलरिंग दिखती है, वो भी ड्यू टू डिफ्रैक्शन है। ओके, लेकिन ये सीडी वाली एग्जाम्पल तो आपको पता चलेगी, इससे पता है कि उसके ऊपर जो भी नहीं वो डेटा मतलब डेटा के लिए वो लाइनिंग जो की जाती है ना वो साफ रहती है, और इसलिए लाइट वेव से वो कलरिंग दिखती है, ड्यू टू डिफ्रैक्शन है। एक चीज और, सेकेंड डिफ्रैक्शन सबसे पहले ग्रिमाल्डी ने एक्सप्लेन किया, साइंटिस्ट ग्रिमाल्डी ने ये डिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन दी थी। और एक एग्जांपल जो सबसे इजी और यहाँ कैलकुलेट करके भी मैं दे दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि सपोज आप किसी एज फॉर एग्जांपल किसी वॉल के पीछे कोई पर्सन खड़ा है, कोई बातें कर रहा है, तो हम उसकी बातें सुन सकते हैं लेकिन उस पर्सन को नहीं देख पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां जो भी बातें होती है ड्यू टू साउंड वेव यहां तक हमको सुनाई देती है, लेकिन ड्यू टू लाइट वेव यहाँ हमको पर्सन दिखाई नहीं देता। मतलब साउंड वेव जितना टर्न होके हमारा तक आ सकता है, मतलब जितना उसका डिफ्रैक्शन हो सकता है उतना लाइट का डिफ्लेक्शन नहीं होता, उतना लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करके दूं जिससे पता चल जाएगा। डिफ्रैक्शन जो है वो डिफ्रैक्शन ऑलवेज डिपेंड ऑन लैम्डा अपॉन ए। ओके, यहाँ लैम्डा अपॉन ए इसलिए लिखा हूं, ए मतलब डिफरेंट दो सोर्स के बीच की डिस्टेंस,
S1 और S2, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस a, पहले हम क्या लिखते थे d, हम यहाँ क्या लिखेंगे a, ओके। सो लैम्डा अपॉन a जितना ज्यादा उतना डिफ्रैक्शन ज्यादा, और जितना कम उतना डिफ्रैक्शन क्या मिलेगा, कम। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप किसी डोर के नजदीक खड़े होके बात सुन रहे, डोर की जो विड्थ होती है ना वो 1 मीटर, 1 मीटर अप्रोक्सीमेट 3 फीट, 1 मीटर। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 मीटर। अब वेवलेंथ की बात हुई, तो रूटीन में तो नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली साउंड सुनते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली साउंड हम सुनते हैं, क्लियर। लेकिन सपोज मान लो कि आपने जो साउंड सुनी वो 330 हर्ट्ज की है, न्यू ट्यूनिंग फॉर्क वाले डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फॉर्क लैब में थे 256, 320, हाँ सर 341, तो उसके बीच से मैंने 330 ले लिया, ओके, इसलिए लिया ये फ्रीक्वेंसी है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड आल्सो 330 मीटर पर सेकंड। सो नाउ फार्मूला v is equal to f lambda, so lambda is equal to v by f and that is equal to 1 meter, that is equal to क्या लिखेंगे 1 मीटर, ओके। नाउ lambda by a for sound, ये रेशियो मैं साउंड के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, सो lambda equal to 1, a is equal to 1, so answer 1, आंसर क्या हो गया 1। नाउ सिमिलर कैलकुलेशन फॉर लाइट वेव। अब लाइट वेव में तो वेवलेंथ हम जानते हैं, lambda is equal to 400 to 700 नैनोमीटर, 400 to 700 नैनोमीटर। सपोज मैंने अप्रोक्सीमेट 600 नैनोमीटर लिया, तो 6 into 10 raised to minus 7 मीटर, 6 into 10 raised to minus 7 मीटर। So now lambda upon a for light wave, so 6 into 10 raised to minus 7, width of a door is a 1 meter, यहाँ लिखा था, so answer 6 into 10 raised to minus 7। अब चेक करो, साउंड वेव के लिए lambda upon a is 1, but for light wave lambda upon a is equal to 6 into 10 raised to minus 7। इसके कंपेरेटली ये तो बहुत कम है, नंबर ऑफ टाइम्स कम हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि साउंड वेव की जितनी भी डिफ्रैक्शन होती है उतनी लाइट वेव की डिफ्रैक्शन नहीं हो सकती। जब विड्स जो है वो आप मतलब कॉमन रखेंगे, कॉमन विड्स रखेंगे, तब मैंने डोर लिया 1 मीटर, डोर 1 मीटर लिया था, डोर की विड्स 1 मीटर ली, तो यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, तो ये है रेशियो 1 आया, लेकिन ये रेशियो 6 into 10 raised to minus 7 आया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि साउंड वेव जितना डिफ्रैक्ट होने के बाद हमारे तक आ सकता है उतना लाइट वेव डिफ्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते लाइट वेव डिफ्रैक्ट नहीं होता, हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल लैम्डा बाय ए की वैल्यू 1 है, यहाँ भी मुझे लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू 1 रखनी है, तो क्या करूंगा, ये जो है विड्थ ऑफ स्लिट 6 into 10 raised to minus 7 रख दो, ये 6 into 10 raised to minus 7 रखें तो इसकी भी डिफ्रैक्शन रेशियो 1 हो सकती है। इसका मतलब ऐसा नहीं बताते कि लाइट वेव डिफ्रैक्ट नहीं होते, होते हैं, लेकिन एक सिंगल एग्जांपल लिया था जिससे दोनों के बीच की डिफरेंस आपको पता चल जाए। ये नेचुरली रिस्ट्रिक्शन है, सपोज ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जितना डिफ्रैक्शन साउंड वेव का होता है उतना ही डिफ्रैक्शन सपोज लाइट वेव का होता, तो एग्जाम की जरूरत नहीं होती ना, हम फर्स्ट बेंच पे बैठ के लास्ट बेंच पे कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं ना, क्योंकि डिफ्रैक्शन, ओके। तो ये फिनोमिना पॉसिबल नहीं है, क्लियर। साउंड में हाँ पीछे हम फर्स्ट बेंच पे बैठे, पीछे बेंचेस वाला कुछ भी बोलता है सुनाई देता है, लेकिन दिखाई देता है नहीं, घूमना पड़ता है ना। हाँ तो ये तो विदाउट डिफ्रैक्शन, मतलब सपोज ये रेशियो 1 होता तो हम ऐसे ही देख सकते कौन बोला, क्लियर। तो ये जो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की इसलिए बताई कि जिससे आपको पता चल जाए कि दोनों मतलब सभी टाइप की जितने भी वेव्स हैं, सभी वेव्स जो है उसकी डिफ्रैक्शन पॉसिबल है, ओके। और ये एग्जांपल पहले बहुत ज्यादा सीबीएसई एनसीईआरटी सभी बुक्स के अंदर ये ज्यादा रिपीटेडली दिया गया था, इसे चेक करेंगे कि है सब कुछ। क्योंकि इसमें पूरा डिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करते वक्त एडिशनल जो भी थियरी पढ़ाएंगे वो भी देखना, क्योंकि उन लोगों तो नॉर्मल सिर्फ पर सिर्फ
एक डायग्राम बनाया, सभी थियरी में यूज कर लिया, इस तरह से काम कंप्लीट कर लिया है। ओके, यहाँ ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया। ओके, अब वो सिंगल स्लिट वाली डिफ्रैक्शन उन लोगों ने एक्सप्लेन की। सिंगल स्लिट, ये जो आज थियरी पढ़ा रहे सिंगल स्लिट वाली, ये थियरी प्रॉपरली आपको पता चल जानी चाहिए। और ये क्वेश्चन सबसे लेंथी क्वेश्चन भी है। इसमें सेंटर मैक्सिमम कैसे मिलेगा, वो मिनिमम कैसे मिलेगा, वो अगेन मैक्सिमम, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर पहले सेंटर मैक्सिमम होता है, उसके बाद मिनिमम आता है, उसके बाद अगेन मैक्सिमम होता है। इस टाइप की फ्रिंजेस आपको डिफ्रैक्शन में दिखती है। ओके, अब उन लोगों ने बताया कि कैसे पॉसिबल है। सोर्स से जो भी लाइट निकलती है, यहां मैंने कॉन्वेक्स लेंस रखा, ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस पैरेललिज्म कन्वर्ट हो जाएगा। अब सपोज मैंने यहाँ स्लीट रखी, स्लीट मतलब सात ब्लेड की जैसी वो कॉर्नर होनी चाहिए। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया, विदाउट एनी डिफ्रैक्शन, ये सभी जो है इस पॉइंट के ऊपर, ये सभी जो इस पॉइंट, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ आपको एक और कॉन्वेक्स रखना पड़ेगा। चलो इससे पहले, चलो ये डायग्राम साइड पे रखो, पहले मैं आपको टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दूं। टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन के अंदर दो टाइप है, फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर। ये दोनों साइड इसके नाम से है, फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर। ओके, तो ये जो डिफ्रैक्शन हम लोगों ने बताया, इसमें ज्यादा से तो यूज होता है, जो स्क्रीन के लिए हम यूज करते हैं, फ्रॉनहोफर रहता है। जब उसने एक्सप्लेन किया था फ्रॉनहोफर, तो ऐसा बताया गया था, इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो लाइट आएगी, बीच में सपोज आप ब्लेड जैसे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो डिफ्रैक्ट होने के बाद वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी। तो हम भी बता सकते हैं लाइट कहाँ से थी, इनफाइनाइट से गई कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हाँ, प्रॉब्लम ही कहाँ है इसमें, ऐसा स्टेटमेंट तो कोई भी बता सकता है ना। लेकिन जब उसको पूछा तो उसने बताया कि ये लैब में भी पॉसिबल है। सोर्स रखो, सोर्स रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, सभी वेव्स पैरेलल हो जाएंगे। सेकेंड मतलब यहाँ हम लेंस रखेंगे सोर्स है, तो ये पैरेलल होंगे, एक लेंस रखेंगे तो डिफ्रैक्ट होने के बाद अगेन एक लेंस रखो, तो स्क्रीन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होकर आपको मिलेगा। ये फ्रॉनहोफर, ओके, डिफ्रैक्शन है, ये डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर। ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाए, जैसे ऊपर गया, चलो मान लो कि ये सेंटर है, ये सेंटर, तो जैसे ऊपर गया यहाँ भी कॉन्सेंट है, जैसे ऊपर गया नीचे भी कॉन्सेंट हो सकता है। इसका मतलब इस सेंटर पे जो मिलता है वो सेंटर मैक्सिमम, बाद में आगे मिनिमम होगा, देन फर्स्ट मैक्सिमम होगा, देन सेकंड मिनिमम होगा, इस तरह से रेंज चलती रहेगी। उसी तरह से आगे चल रहा है, मतलब डिफ्रैक्शन के अंदर पहले सेंटर मैक्सिमम, उसके बाद फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम, इस टाइप की सीक्वेंस रहती है। क्लियर? तो ये डायग्राम से मैं ये बता रहा हूँ कि सपोज सोर्स से जो भी वेव्स निकले कॉन्वेक्स लेंस से गए विदाउट एनी डिफ्रैक्शन,
विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मतलब स्ट्रेट टू स्ट्रेट। ओके, यहाँ भी एक लेंस है जो टेक्स्ट में ड्रॉ करके नहीं दिया, यहाँ भी एक लेंस। तो सपोज ये सभी यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, तो इस पॉइंट पे आपको सेंटर मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर? इसी तरह का है, देखो ये यहाँ ड्रॉ करके दिया, पैरेलल है। ओके, विदाउट एनी डिफ्रैक्शन मतलब स्ट्रेट टू स्ट्रेट, तो लेंस यहाँ भी होगा, ये वाली पॉइंट यहाँ मिलेगी। इसका सेंटर मैक्सिमम, इसको क्या बताया जाएगा? सेंटर मैक्सिमम। और उन लोगों ने लिख के दिया टेक्स्ट बुक में कि सेंटर मैक्सिमम के लिए थीटा इक्वल टू 0, थीटा 0 ये विदाउट एनी डिफ्रैक्शन। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, समझ आ रहा है मैडम? ओके, चलो ये जो रेज है, तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये दोनों रेज जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ये कम डिस्टेंस कवर करता है, फिर भी तीनों एक साथ, तीनों रेज एक साथ सेंटर पॉइंट के ऊपर सेंटर मैक्सिमम देता है। मैक्सिमम मतलब एक साथ कोइंसाइड होना, सबकी एक साथ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट या सबके एक साथ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, और तब जाके इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, तब जाके इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। तो अब चेक करें कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो ज्यादा डिस्टेंस एयर में कवर करेगी, मतलब इन दोनों को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, इसको कम डिस्टेंस कवर, फिर भी तीनों एक साथ क्यों आएंगे? तो जो वेव्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं एयर के अंदर, वो ऑप्टिकल मीडियम में कम डिस्टेंस कवर करेगा। देखो यहाँ कम डिस्टेंस, ये कम डिस्टेंस, यहाँ भी कम डिस्टेंस, लेकिन जो एयर के अंदर कम डिस्टेंस कवर करता है वो ऑप्टिकल मीडियम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब तीनों एक साथ यहाँ इंटरसेक्ट होंगे, और जब तीनों एक साथ यहाँ इंटरसेक्ट होंगे तो उसको सेंटर मैक्सिमम बताया जाएगा। अब चेक करो टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम उन्होंने बनाया, ऊपर की ओर ऐसे वेव्स ड्रॉ करके दिए, लेकिन लिखा थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 तो ऊपर नहीं जाएगा, सीधा जाएगा। मैंने सबके इंडिविजुअल डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिए। ये पहले सेंटर मैक्सिमम, थीटा इक्वल टू 0 मतलब स्ट्रेट टू स्ट्रेट जाएगा, तो सेंटर के ऊपर आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी। क्या? मैक्सिमम ब्राइटनेस दिखाई देगी। क्लियर? उन लोगों ने इसके लिए कैलकुलेशन भी दी है कि, अब एक चीज और भी बता रहा हूं मैं कि उन लोगों ने तो ऊपर की ओर ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके दिया। चलो मैं ऊपर वाली डायग्राम भी ड्रॉ करता हूँ, कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन करूँ। ये एंगल थीटा, सबके लिए थीटा लिख के दिया, ये लिखा एल एन। ओके, यहां से सबके लिए डिस्टेंस इक्वल करना, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसको लिखा उसने क्यू, और बाद में लिख के दिया जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वो क्या होगा? पी पॉइंट तो स्क्रीन के ऊपर होगा, सो एल पी एन पी माइनस एल पी, ऐसा लिख सकते हैं, एन ज्यादा डिस्टेंस है, एन पी माइनस एल पी, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां, तो उन्हें बताइए डिफरेंस क्या होगा? तो एन क्यूब इक्वल टू होगा, क्योंकि मैंने ये लाइन ड्रॉ की, यहां से सभी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो इसका मतलब ऐसा हुआ इस पॉइंट से निकलने वाली वेव और इस पॉइंट से निकलने वाली वेव, ओके, कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? तो एन से, सो एन पी माइनस एल पी इज इक्वल टू एन क्यूब। ओके, और बाद में उसने लिखा इसको ए थीटा, ए साइन थीटा। कैसे हुआ ए साइन थीटा? यहां सपोज थीटा है तो ये भी थीटा है, ये वैल्यू थीटा आ रही है तो ये भी थीटा है। ओके, इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो ये 90 होता है, परपेंडिकुलर लाइन है इसलिए 90, साइन थीटा इज 0, क्या लिखेंगे? ऑपोजिट अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब विड्थ ऑफ स्लीट, and therefore nq is equal to a sin theta। nq क्या है? पाथ डिफरेंस, ये जो गैप है इसको क्या बताएंगे? पाथ डिफरेंस। तो अगेन वही फॉर्मूला मिली जो इंटरफेरेंस में थी, इंटरफेरेंस में भी पाथ फॉर्मूला इस तरह से ही मिलती थी। ओके, नो डाउट कि वहां एक्स डी अपन कैपिटल डी लिखा था, लेकिन nq इज इक्वल टू a sin थीटा, टेक्स्ट में इस तरह से हमको लिख के दिया है। ओके, nq इज इक्वल टू, अब सपोज सम सेंट्रल मैक्सिमम आपको चाहिए, तो सेंट्रल मैक्सिमम के लिए टेक्स्ट में लिख के दिया थीटा इक्वल टू 0 होता है,
थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो मतलब पाथ डिफरेंस नहीं होगा, पाथ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। इसको क्या लिखा हमने, पाथ डिफरेंस। ओके, अब जब थीटा इक्वल टू, पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो थीटा इक्वल टू 0 रखो, साइन 0 0, इसका मतलब पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। जब पाथ डिफरेंस 0 है, ओके, सभी एक साथ वहां इंटरसेक्ट होंगे और तब जाके आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर, क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, अब समझो, चलो यही डायग्राम एक बना दो। और सेंट्रल मैक्सिमम जो इसकी विड्थ बहुत ज्यादा होती है और बाद में जैसे जैसे आगे जाएंगे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। इस टाइप के फ्रिंजेस आपको डिफ्रेक्शन के लिए मिलती है, सेंटर मैक्सिमम ज्यादा। ये क्या आएगा, फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम एंड सेकंड मैक्सिमम। मतलब इसमें तीन चीज है। सबसे पहले सेंटर मैक्सिमम जो हमने एक्सप्लेन किया, जिसके लिए थीटा इक्वल टू 0 एंड पाथ डिफरेंस आल्सो 0। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मिनिमम। ये हो गया, आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, मिनिमम। मिनिमम का मतलब कि जहां स्क्रीन के ऊपर लाइट की इंटेंसिटी 0 हो जाती है। चलो इस डायग्राम को ये आप समझ मानो कि जो स्क्रीन के ऊपर जो लाइट आई डिफ्रैक्ट हुई, डिफ्रैक्ट करने के बाद स्क्रीन पे यहाँ इंटरसेक्ट होती है, सीधा यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कैसे होता है, ड्यू टू लेंस। टेक्स्ट में लेंस नहीं दिया, ड्यू टू लेंस। सपोज मान लो कि यहाँ फर्स्ट मिनिमम मिलती है, फर्स्ट मिनिमम मतलब ये, तो मिनिमम का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी 0। तो इंटेंसिटी 0 क्यों हुई, तो उन लोगों ने बताया इंटेंसिटी इसलिए 0 होती है कि L से लेके यहां तक M सपोज लिखते हैं, L से M इस पोर्शन के अंदर जितने भी लाइट वाले पॉइंट्स है, ओके, M और N के बीच में ऐसे लाइट पॉइंट है कि दोनों के लिए यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एस फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने ऐसा डिसाइड किया, यहां लिखा था NP माइनस NP माइनस LP इज इक्वल टू NQ, लेकिन पार्ट डिफरेंस क्या मिला, 0। किसके लिए, सेंट्रल मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 नहीं होगा। सपोज मान लो कि ये लेमडा है, पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा जितना है, ये वैल्यूएशन लेमडा जितनी है। ओके, तो अब फिर से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा अपन ए। क्या लिखेंगे, लेमडा अपन ए। और लेमडा अपन ए होगा तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा। किसके लिए मैंने कंप्लीट किया है, क्लियर। तो उन लोगों ने क्या बताया कि जब ये दोनों एक साथ इंटरसेक्ट होते हैं यहां, तो उन लोगों ने बताया कि वहां आपको मिनिमम इंटेंस, मिनिमम नहीं मतलब 0 इंटेंसिटी मिलती है। क्यों ऐसा होता है, फिर से बता रहा हूं। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है और इसके अंदर जितने पॉइंट्स है, ये दोनों के बीच की पाथ डिफरेंस इस तरह से क्रिएट होती है कि यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से यहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। उसने लिख के दिया है कि यहाँ सपोज NQ इज इक्वल टू लेमडा, और इस थीटा को थीटा 1 करके लिखा। थीटा को क्या लिख के दिया उसने, थीटा 1, बराबर। और बाद में उसने लिख के दिया कि फर्स्ट मिनिमम जो मिलता है, फर्स्ट मिनिमम, ओके, उसके लिए क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू लेमडा। क्यों, ओके, एनी मिनिमम के लिए लिखना है तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा है। चलो फर्स्ट इक्वल टू 1, सेकंड के लिए लिखना है ये थीटा 1, सेकंड के लिए लिखना है तो, थर्ड के लिए लिखना है तो अब डिफरेंस पता चला। पहले मुझे बताओ कि पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आज पहले मैंने वही इक्वेशंस लिखे थे।
पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरफेरेंस क्या लिखा था वो आपने कंडीशंस लिखी थी ना, फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस ऐसा करके, क्योंकि वो कंडीशन याद है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चलो यहाँ साइड पे लिखते हैं, path difference n lambda constructive interference and path difference n plus 1 by 2 lambda destructive interference। तो यहाँ पर ये तो रेसिप्रोकल जैसा हो गया। हमने किसकी इक्वेशन निकाली, मिनिमम की, मिनिमम मतलब इंटेंसिटी जीरो। कंडीशन क्या मिली, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस है, ये भी पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इक्वल क्या मिला, एन लैम्डा। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस के अंदर ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू एन लैम्डा और डिफ्रैक्शन के अंदर मिनिमम इज इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, टर्म्स वही की वही है, कंडीशन वही की वही है, लेकिन इंटरफेरेंस के अंदर एन लैम्डा ब्राइट फ्रिंज के लिए था और यहाँ एन लैम्डा मिनिमम के लिए है। टेक्स्ट बुक में कैलकुलेशन उन्होंने दिया है, मैं पूरा एक बार की तीनों मतलब तीनों कंडीशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आप पढ़ो जिससे आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने क्या क्या लिख के दिया। ओके, तो ये चीज पता चल गई किस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। इस पोर्शन में जितने पॉइंट्स है और यहाँ जो पॉइंट है, दोनों जब यहाँ इंटरसेक्ट होते हैं तो किसी एक की अपवर्ड डिफ्लेक्शन तो सेकंड की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है। इसका मतलब ये दोनों रीजन से जो भी इंटरसेक्टिंग होती है से इंटेंसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि ये दोनों के बीच समझो एक चीज और। चलो और एक मेथड, मैंने बताया कि लेमडा जितना है तो ये कितना होगा, लेमडा बाई 2। तो ये दोनों के बीच की पाथ डिफरेंस निकाल, ये जीरो और ये लेमडा बाई 2, तो डिफरेंस कितना हुआ, लेमडा बाई 2। ये लेमडा और ये लेमडा बाई 2, तो लेमडा माइनस लेमडा बाई 2, सो आंसर अगेन लेमडा बाई 2। तो अभी मैंने लिखा था देखो, पाथ डिफरेंस इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 लेमडा, कौन सी इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव, मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन से यहाँ जो भी इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव होता है, और इसलिए पॉइंट डार्क पॉइंट होता है मतलब मिनिमम होता है। तो मैंने पहले सेंट्रल मैक्सिमम लिखा थीटा इक्वल टू 0, ये बताया कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा वो मिनिमम, और लास्ट मैक्सिमम के लिए ये सेंट्रल मैक्सिमम, ये किसी भी मैक्सिमम के लिए कंप्लीट करना है। ओके, किसी भी मैक्सिमम के लिए जब कंप्लीट करना है तो डायग्राम में थोड़ा चेंज करेंगे। ये तो सेंटर वाली लाइन, कितने पार्ट बने, 1 2 और 3, ये सेंटर की लाइन सिर्फ रेफरेंस के लिए ड्रॉ करें, इसकी जरूरत नहीं। ये पूरी डिस्टेंस जो है विड्थ ऑफ स्लिट मतलब a, यहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो n की, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब स्लीट के लिए मैंने 3 पोर्शन बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, किसके लिए मैं बता रहा हूं, फर्स्ट मैक्सिमम हो गया, अरे सेकंड मैक्सिमम हो गया, ये दोनों हो गए। अब इसके लिए हम एक्सप्लेन करेंगे मैक्सिमम के लिए। अब देखो इस पोर्शन के अंदर जो भी पॉइंट्स है और इस पोर्शन में जो भी पॉइंट्स है, ओके, ये दोनों से यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन एक पोर्शन ऐसा है कि जो आपको यहाँ लाइट की इंटेंसिटी देगा। स्लिट में कितने पार्ट बने, 3, 1 2 और 3। तो ये दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी को वहां मतलब कैंसर अपोजिट रेसिप्रोकल होगा, इसलिए नहीं मिलेगा। किस तरह से, तो फिर से लिख रहा हूं, चलो एन क्यू एक्स वन लेमडा बाई 2 लिखा, 3 लेमडा बाई 2 चेक कर लेते हैं तो अपना मिल जाएगा 3 लेमडा बाई 2 ऐसा लिखा है। उन लोगों क्या होता है कि यहाँ ऐसे ऐसे बनता है 3 लेमडा बाई 2, इस टाइप की वेव, एक वेव पूरी और एक आधी, एन क्यू इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2।
NQ इज इक्वल टू क्या होगा 3 लैम्डा बाई 2 एंड देयरफॉर 3 लैम्डा बाई 2 क्लियर 3 लैम्डा बाई 2 ओके ये उधर ले लो ये मैंने इधर ले लिया क्या लिखेंगे 3 लैम्डा बाई 2 ओके तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं n+1/2 लैम्डा तो ये जो है वो किसी भी मैक्सिमम के लिए कंडीशन हुई किसी भी मैक्सिमम की किसके लिए लिख रहे हैं डिफ्रैक्शन यही कंडीशन इंटरफेरेंस में किसके लिए है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैंने बताया था कंडीशन इक्वल इक्वल है लेकिन जैसे वो रेजिस्टेंस के लिए सीरीज की फॉर्मूला कैपेसिटर की पैरेलल की फॉर्मूला इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ क्या होगा मिनिमम की कंडीशन वहां जो आपको दिया जाता है किसके लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए वहां किसके लिए मिलेगा मैक्सिमम के लिए ओके तो ये n लैम्डा बाई 2 लेंगे सॉरी ये 3 लैम्डा बाई 2 लेंगे NQ इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 इसका मतलब क्या ये दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी वहां डिस्पेयर कर देंगे क्योंकि ये दोनों के देखो क्यों ऐसा होता है ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो ये लैम्डा होगा और ये लैम्डा बाई 2 होगा ये दोनों के बीच में डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ये दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2 ये दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी कैंसिल करेंगे लेकिन एक पोर्शन ऐसा है जो इंटेंसिटी कैंसिल नहीं होने देगा मतलब ये वाली पॉइंट ब्राइट पॉइंट होगी तो इसका मतलब ऐसा होता है कि सबसे पहले सेंटर मैक्सिमम जो हाईएस्ट इंटेंसिटी वाला होता है ओके बाद में आएगा मिनिमम जहां इंटेंसिटी 0 हो जाती है बाद में आएगा फर्स्ट मैक्सिमम जिसकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम से कम रहेगी क्यों सेंट्रल मैक्सिमम में पूरी विड्थ यूज होती थी यहां से इतना पोर्शन यूज होता है ये दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी डिस्पेयर करेगा क्लियर तो उन लोगों ने बताया पहले मिलता है सेंट्रल मैक्सिमम देन फर्स्ट मिनिमम देन फर्स्ट मैक्सिमम इस तरह की थ्योरी रिपीट करो चलो आगे लिखना है यहाँ आपने लिखा 3 लैम्डा बाई 2 किसके लिए फर्स्ट मैक्सिमम के लिए सो 5 लैम्डा बाई 2 किसके लिए सेकंड मैक्सिमम के लिए 7 लैम्डा बाई 2 थर्ड मैक्सिमम के लिए ओके चलो यहाँ लिख देता हूँ ये तो थीटा इक्वल टू 0 इंटेंसिटी मैक्सिमम यहाँ क्या लिखा था लैम्डा यहाँ क्या लिखा 2 लैम्डा ये लैम्डा और 2 लैम्डा पार्ट डिफरेंस लिख रहा हूँ ओके इधर क्या होगा 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 तो इस तरह की डायग्राम उन लोगों ने बाद में एक्सप्लेन करके दी है कंडीशन वही की वही है ओके सिंगल क्वेश्चन के तौर पे उन लोगों ने पूरा ये एक्सप्लेन करके दिया है पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करके दिया है और 10.16 के अंदर 10.16 369 पेज के ऊपर ये डायग्राम उन्होंने ड्रा किया है वो चेक करो सेंटर मैक्सिमम की विड्थ ज्यादा है बाद में 2 डार्क फ्रिंज बाद में फर्स्ट मैक्सिमम ओके फर्स्ट अगेन डार्क देन सेकंड मैक्सिमम और उसकी इंटेंसिटी वाली ग्राफ जो मैंने ड्रॉ करके दी उससे से ड्रॉ करके दिया है उन्हें पता कि ये सबसे ज्यादा ओके ये इतना होगा ये इससे कम होगा इंटेंसिटी इस तरह से ड्रॉ करके दी है सिमिलर इंटेंसिटी इधर भी ड्रॉ करके दी है ओके तो ये पूरी क्वेश्चन प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लेनी है अभी तो आज इतना ही ज्यादा नहीं रखे इतना ही रखेंगे क्योंकि ये थियरी प्रॉपर्ली आप एक बार उससे कंप्लीट कर लो जो मैं आज होमवर्क सेंड करूंगा उसमें भी आपको क्वेश्चन वाइज दिया है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्ली कंप्लीट करके देना है ओके और होमवर्क में बहुत प्रॉब्लम हो रही है वरना 8 to 9 शाम को कंप्लीट कर लेते क्योंकि लास्ट वीक मतलब जो फ्राइडे पढ़ाया था उसकी आप चेक करो किन किन लोगों ने होमवर्क सबमिट की वरना नेक्स्ट से वो काम करेंगे जो सबमिट नहीं करेंगे उसको एडमिट नहीं करेंगे जस्ट मिनट में आपको बताऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 स्टूडेंट है 15 to 16 स्टूडेंट जिसने होमवर्क सबमिट किया है
और लास्ट में जो पढ़ा था सभी थियरी, सभी जितनी भी थियरी है सबकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा थी कि इस चैप्टर में के अंदर ज्यादा, मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो इंटरफेरेंस का रहेगा। डिफ्रैक्शन के अंदर एक पूरा बाइफरकेट करके नहीं दिया है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया। मैंने आपको इतनी डायग्राम बना के बताया, उन लोगों ने सिंगल डायग्राम से एक्सप्लेन कर लिया है। ओके, तो ये सभी होमवर्क प्रॉपर होना चाहिए, वरना 8 मार्क्स इस चैप्टर का है, 9 नंबर चैप्टर 12 मार्क्स था, तो कंप्लीट कैसे होगा? ओके, चलो आज मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा और फटाफट इसके को कंप्लीट कर देना। आज इतना ही रखेंगे। गुड डे सर।